नमस्कार श्रोताओं, मैं निधि नागर हाजिर हूँ उर्वशी का 11वां भाग लेकर। लेखिका श्रीमती शिल्पा मेहता। अब तक आपने सुना था कि किस तरह से मोनिका ने उर्वशी के पति को जान से मार डालने की साजिश रची थी। अब आगे। ड्राइवर की मौत के बाद उर्वशी ने अपना सिर पकड़ लिया। अब मोनिका भी सावधानी से रहती थी, पर उसने रंजीत और उर्वशी को रास्ते से हटाने की अपनी मंशा को मन से नहीं हटाया था। वह सभी घर वालों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काती रहती थी। उर्वशी सब समझ रही थी, पर कुछ कर नहीं पा रही थी। उसका बेटा उदय अब 5 साल का हो गया था। वह अपनी माँ जितना ही सुंदर था, सो दादी और पिता का भरपूर प्यार मिलता था उसे। वहीं मोनिका का बेटा राज 7 साल का था और बेटी प्रिया 8 साल की। प्रिया और उदय पढ़ने में ठीक थे, पर राज एकदम भोंदू था। साधारण बातें भी उसे देर से समझ आती थीं। वहीं उदय बुद्धिमान और सुंदर था। बातचीत में तो इतना तेज था कि सामने वाला उस पर मोहित हो जाता था। उसकी सभी बातें मान लेता। मैना देवी उदय को जितना प्यार करती, राज को उतना ही डांटती डपटती। उन्हें रंजीत के बाद उसके बेटे में अपना उत्तराधिकारी भी दिख रहा था। इधर मोनिका हर बात में पीछे थी, चाहे पति हो या बच्चे। मोनिका को अपने जीवन की नैया हिचकोले लेते दिख रही थी। रंजीत को मारने की साजिश नाकाम हो गई तो वो कुछ समय के लिए खामोश बैठ गई। अब रंजीत केंद्रीय सरकार में मंत्री था। मैना देवी भी पार्टी में अध्यक्ष पद पर थीं और केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी। दोनों अपने कामों में पूरी तरह से मग्न थे। घर में मोनिका और उर्वशी ही काम संभालते थे। पर मोनिका ने रंजीत और मैना देवी के करीबियों का सफाया करना शुरू कर दिया था। वह इतनी शातिर तरीके से जाल बुनती कि नतीजा सामने वाले की मौत के रूप में निश्चित था। उसने उर्वशी के परिवार के सदस्यों को भी रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। सबकी मौत प्राकृतिक या दुर्घटना होती थी। अब उसके परिवार में केवल उसकी माँ प्रीतो और भाई दिलजीत ही बचे थे। उर्वशी को यकीन था कि इसमें मोनिका का ही हाथ है, तो उसने अपनी माँ और भाई को बिजनेस समेटकर कुछ समय के लिए देश छोड़कर गायब होने के लिए कहा, जिसे उन्होंने भारी मन से परिवार सहित एक दिन चुपके से देश छोड़कर पूरा कर दिया। किसी को नहीं पता था कि प्रीतो जी और दलजीत परिवार सहित कहाँ गायब हो गए, पर उर्वशी सब जानती थी। उसने अपनी जबान पर ताला लगा रखा था। वह बारीकी से मोनिका पर नजर रखे थी, मगर मोनिका भी शातिर थी। उसने अब विदेशी एजेंटों से ताल्लुक बना लिए थे। देश की गुप्त जानकारियां वह उन्हें उपलब्ध कराती थी, बदले में ढेर सारा धन लेती। कभी कभी इसी प्रकार वह लोगों को रास्ते से भी हटा देती थी। उसने मन में रंजीत और उसके परिवार फांस बनकर चुभ रहा था। आखिर उसको एक दिन मौका मिल ही गया। रंजीत एक दिन चुनावी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए केरल जाने वाला था। वह प्राइवेट प्लेन से केरल के लिए रवाना हुआ, पर रास्ते में ही उसका प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। ये सदमा मैना देवी के लिए जानलेवा था, पर कहते हैं ना कोई तो किसी के लिए मर सकता है, कोई ना तो किसी के लिए मर सकता है, ना ही जी सकता है। सो मैना देवी भी बस कटे पंछी की जैसे कसमसा कर रह गई। जिस बेटे के लिए सब किया, वही आज उनके पास नहीं था। वह अब हर घड़ी अपने लिए मौत मांगती थी। इधर मोनिका का हौसला बढ़ता जा रहा था। उसकी नज़र में अब सब लोग उसके खेल के मोहरे थे। मोनिका अब अक्सर ही उर्वशी को जलीकटी सुना देती थी। उर्वशी और उसका बेटा मोनिका की आंखों में कांटे के जैसे चुभते थे। बेचारी उर्वशी का अब कोई सहारा नहीं था। एक दिन उर्वशी अपने बेटे के साथ बाजार से कुछ सामान लेने गई। वहीं उसकी मुलाकात मणिकांत दुबे जी से हो गई। दुबे जी ने अपनी जवानी के दिनों में स्वतंत्रता आंदोलन में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उनका सोढ़ी जी यानी उर्वशी के पिता के घर आना जाना होता ही रहता था।
पर इधर कई सालों से वो दिल्ली के बाहर ही रह रहे थे। सोने सोढ़ी जी और उनके परिवार की मृत्यु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वे उर्वशी की शादी और रंजीत की मृत्यु के बारे में भी बहुत थोड़ा ही जानते थे। जब उन्होंने उर्वशी को देखा और फिर उससे उन्हें जब सब पता चला तो दुबे जी को बड़ा आघात लगा। उन्होंने उर्वशी से कहा, बेटा, अगर आज तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं तो भी तुम खुद को कभी अकेले नहीं समझना। तुम्हें जब भी ज़रूरत हो तुम्हारा ये पिता अभी जिंदा है। ये सुनते ही उर्वशी सिसकते हुए उनके गले लग गई। छोटा उदय बड़ी हैरानी से सब देख रहा था। दुबे जी ने बड़े प्यार से उसे पुचकारते हुए पूछा, ये छोटा सा राजकुमार कौन है? अब उर्वशी का ध्यान उदय पर गया तो उसने हंसते हुए उदय का परिचय दुबे जी से कराया। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद देकर अपना दिल्ली का पता उर्वशी को दे दिया। वो बोले कि जब समय मिले तो मुझसे मिलने ज़रूर आना। आजकल दुबे जी ने राजनीतिक पार्टी में अपनी एक अच्छी खासी जगह बना ली थी। वे एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के मालिक थे। राजनीति के उथले दाव पेचों से परे वे एक सच्चे और देशभक्त नेता थे। उनके इसी गुण के कारण वे देश के चर्चित और प्रिय नेता भी बन गए थे। वे उर्वशी को अपनी बेटी मानते थे क्योंकि उन्होंने आज तक शादी नहीं की थी। लोगों का कहना था कि जवानी के दिनों में दुबे जी को किसी से प्यार हो गया था, पर समाज और जाति में भेद के चलते ये इश्क अपनी मंजिल पर नहीं जा सका था। लड़की को परिवार की मर्जी से कहीं और शादी करनी पड़ी थी, जिस कारण दुबे जी ने आजीवन शादी न करने का फैसला किया। कोई नहीं जानता था उस लड़की के बारे में।